स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं एलएलपी। अभी तक हमने देखा था जो भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज हमारी थी, प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, दोनों जगह हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी अटैच हो जाता था। तो अभी हम देख रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जो भी लायबिलिटी आएगी वो लिमिटेड रहेगी। मतलब सिर्फ जो भी कंपनी में प्रॉब्लम होगी, कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज हमने डिक्लेयर करा जाएगा, अपनी एफडी या अपनी घर जो भी है उसका कोई नहीं छुएगा। सो दैट इज नॉर्मली एलएलपी। तो यहां पे शुरू करता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक हाइब्रिड मॉडल है। जो भी पुराने प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की जो फैसिलिटीज़ है वो भी दे रहा है, और जो कंपनीज, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो बेनिफिट्स होते हैं उसके थोड़े बहुत डिटेल्स या लायबिलिटीज़ की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे उन्होंने मिक्स किया हुआ है। तो नॉर्मली कुछ कंपनीज एलएलपी रजिस्टर भी करते हैं। तो नॉर्मली ये आदातर हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी की तरह की है, ये प्राइवेट लिमिटेड जैसा ही है, मगर ये इसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, इसका नाम यूनिक होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं, और इनकी कंप्लायंसेस वगैरह काफ़ी मिनिमल होता है। तो उसकी वजह से ये कंपनी फॉर्मेशन भी काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो देखते हैं कि ये आपके लिए सही है क्या नहीं है। राइट। पहली चीज़, आपको ये सूट करेगा? अगर देखो कि अगर आपकी लायबिलिटीज़, आपको कंप्लायंसेस वगैरह ज़्यादा नहीं चाहिए, मेंटेनेंस थोड़ी कम रखनी है, तो ये परफेक्ट आपके लिए है। और यहाँ पे काफ़ी हद तक क्या होता है कि आपकी जो भी बिलोंगिंग्स होती है ना, तो उसकी पूरी प्रोटेक्शन रहेगी। क्योंकि जहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना लिमिटेड लायबिलिटी, अंग्रेजी में अगर आप बोलते हो तो लिमिटेड मतलब कुछ तो लिमिट रहेगी उसकी, वहाँ पे रुक जाएगा, उसकी ज़्यादा वो नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस की जो भी बिलोंगिंग्स है वहाँ तक रुक जाएगा, आपकी पर्सनल एसेट को यहाँ पे टच नहीं करता है। और जो भी पार्टनरशिप के बेनिफिट्स है वो सारे मिल रहे हैं। तो ये नॉर्मली एलएलपीज, थोड़ी कंप्लाइंसेस थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़े खर्चे बढ़ जाता है, मगर आपकी पर्सनल चीज़ें यहाँ पे कभी भी अटैच नहीं होती है। और यहाँ पे दो से ज़्यादा मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा। दो यहाँ पे पार्टनर्स या डायरेक्टर्स, या यहाँ पे बोलते हैं डेसिग्नेटेड डायरेक्टर्स होना मैंडेटरी है। दूसरा, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फंडिंग्स या वगैरह कुछ करना है तो इक्विटी आप नहीं दे सकते हो। अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपेयर करते हो ना, तो उसके कंप्लायंसेस के सामने ये थोड़ा यहाँ पे कम होता है, तो उतना ऑडिट्स और उतना बोर्ड मीटिंग्स वगैरह की ज़रूरत यहाँ पे होती नहीं है। तो वो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान रखिए। सो यहाँ पे दूसरा क्या है कि ये जिसके लिए सूट नहीं करेगा, एक तो पहली चीज़, आप अगर इक्विटी दे के आप इन्वेस्टमेंट उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। ये काफ़ी हद तक कंपनी जैसा काम करता है, मगर है तो ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मगर यहाँ पे आप इक्विटी शेयर नहीं कर सकते किसी को, पैसे के लिए ना कंपनी की हिस्सेदारी नहीं लिख सकते हो, कंपनी आप ही का रहेगा। दो जो डेसिग्नेटेड डायरेक्टर रहेंगे उन्हीं का ही रहेगा। और यहाँ पे कहीं पे भी आप ये वेंचर कैपिटलिस्ट या वीसी से या किसी और से, पब्लिक शेयर से यहाँ पे आप पैसे नहीं उठा सकते। दूसरा, और ये काफ़ी हद तक अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर रखना चाहते हो, कंपनी काफ़ी कंप्लायंसेस नहीं है, थोड़ी बहुत सिंपल रहेगी, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो करीब करीब ये प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जैसा ही काम करेगा आपके लिए। इसके एडवांटेजेस क्या है? चलो, इसके फ़ायदे यहाँ पे ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है ना, आपकी पर्सनल एसेट यहाँ पे छुआ नहीं जाएगा। करीब करीब कंपनी में करोड़ों रुपए के घाटा आ गया और उसको आपको भुगतान करना है, मगर करोड़ों रुपए कंपनी में है नहीं। तो क्या पहले क्या होता था पार्टनरशिप में या प्रोपरेटर में कि आपका पर्सनल, आपका खुद का जो भी है, घर है, एफडीज है, ज्वेलरीज है, जो भी है, वो सब बिक जाते थे। मगर लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगा, अगर 1 करोड़ का खर्चा आया और कंपनी में उतना है नहीं, 10-12 लाख होगा, मगर खर्चा उतना आया, तो क्या होगा कि 10-12 लाख जो है सिर्फ वही रिकवरी होगा, बाकी कुछ भी वो पर्सनल बिलोंगिंग्स को नहीं छुएंगे। तो ये मेन बेनिफिट यहाँ पे रहेगा। दूसरा, जो भी लिमिटेड लायबिलिटीज़ है ये दोनों पार्टनर अग्री करेंगे, क्योंकि दो होना मैंडेटरी है इसमें। दो लोगों को साथ में मिलके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ही है। तो यहाँ पे दो लोग होने का मैंडेटरी है। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये आपके हट के, आप और आपके पार्टनर हट के एक अलग एंटिटी खड़ा होगा और उसके ओनर्स आप होंगे, मगर उसकी जो भी जिम्मेदारी या उसमें जो भी गड़बड़ी होगी वो सिर्फ उस कंपनी का बिलोंगिंग्स रहेगा, आपका कोई पर्सनल एसेट इसमें नहीं जाएगा।
फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। अब देखो आज के टाइम पे कोई डायरेक्टर में कोई गड़बड़ी है तो बोर्ड मीटिंग आप कर सकते हो, एक डायरेक्टर चुन सकते हो, नए डायरेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही लोग ऐड करना है, आप कितने चाहिए उतना ऐड कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव सेटअप है, ज़्यादा खर्चा नहीं है, जितना प्राइवेट लिमिटेड में लगता है उससे आधा ही लगता है, तो उस हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे मिनिमल कैपिटल का कोई कैपिंग नहीं है, आप 1 लाख तो मिनिमम रख सकते हो, उससे ज़्यादा की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ पार्टनर्स इतने होने चाहिए उतने होने चाहिए, 50 ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर्स को साथ में रख सकते हो और उनसे भी पैसे आप राइज कर सकते हो, मगर आप ऐसा नहीं करोगे कि पब्लिक में नहीं बांटोगे, बस वो चीज़ रहेगा। और दूसरा डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्या है कि कंप्लायंसेस पेनल्टीज। अगर देखो क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें होती है, जीएसटी आपको भरना है, कुछ और डॉक्यूमेंटेशन आपको मैं आगे बताता हूँ कि क्या 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 डॉक्यूमेंट्स फाइल करनी है। अगर डॉक्यूमेंट्स आप मिस करते हो, नहीं करा, तो इसके सामने आपको दिन भर के हिसाब से पेनल्टीज़ की इंटरेस्ट भरनी पड़ेगी। जो भी पेनल्टीज़ होती है बहुत कम रकम के नहीं होते हैं, काफ़ी बार ऐसा मैंने काफ़ी कंपनियों को देखा है, तो करीब करीब 2-3 लाख का सिर्फ कंप्लायंसेस का पैसा उन्होंने भरा हुआ है साल भर का। क्योंकि देखो अगर आप भर दोगे टाइम टू टाइम, उसका खर्चा कम आएगा। अगर आपने छोड़ दिया, टाइम बीत गया, उसके ऊपर आपको पेनल्टी पड़ना शुरू हो जाता है, और वो पेनल्टीज बहुत ज़्यादा रकम की होती है, तो थोड़ा बहुत संभाल के आप इसको मैनेज करिए। दूसरा, कैपिटल उठाने के लिए जैसे मैंने पहले भी बोला था, इसमें यहाँ पे इक्विटी आप किसी को नहीं दे सकते हो, ये मेन रिक्वायरमेंट रहेगी। और कंटिन्यूस बिजनेस है, अगर आपको बीवी बच्चों के लिए कंपनी शुरू कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप पे नहीं होता था, प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी नहीं होता था। अगर पार्टनरशिप में आपने रजिस्टर कर रखा है तो फिर थोड़ी बहुत चल जाती थी नॉमिनी ऐड करने का, मगर यहाँ पे आप रेगुलरली अपने पार्टनर को बदल सकते हो, मगर हर बार में आपको 2 डायरेक्टर होना मैंडेटरी है। अगर 2 डायरेक्टर नहीं है तो फिर कंपनी आपको बंद करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे लिमिटेड रिकग्नाइजेशन है, इसमें इतनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ, मगर कंपनी की इज्जत आपको मिल जाएगा, मगर आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ सर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब के बराबर है, नहीं है। तो ये थोड़ी उससे थोड़ी नीचे आएगा, वो आप थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, क्योंकि यहाँ पे जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप एस्टेब्लिश करते हो या एलएलपी आप एस्टेब्लिश करते हो, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है। मिनिमम 2 पार्टनर्स होना मैंडेटरी है, और ऊपर का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहिए उतना पार्टनर्स ऐड कर सकते हो। और डेसिग्नेटेड पार्टनर्स 2 होना मैंडेटरी है, जो नेचुरल पर्सन है नॉर्मली, और उसमें कम से कम एक बंदा इंडिया में होना चाहिए, ये रूल है। अगर दूसरा पार्टनर बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पार्टनर तो इंडिया में होना चाहिए। और उसकी उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है क्या है, ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा रहेगा। जो पार्टनरशिप डीड जो पार्टनरशिप फर्म में जो बताया था मैंने, वो यहाँ पे भी लगेगी, मगर इसको एलएलपी अग्रीमेंट हम बोलते हैं, जो पार्टनरशिप डीड जैसा ही आपको बनेगा, या पार्टनरशिप अग्रीमेंट आप बोल सकते हो। और अथोराइज कैपिटल में आपको कोई इतनी बड़ी रकम डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ज़्यादा कम 1 लाख अगर कंपनी में आप दिखा दोगे वो काफ़ी रहेगा आपके लिए। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या क्या लगेगी, एक तो पहली चीज़ आपको पैन कार्ड या आईडी प्रूफ जो भी है वो लगेगा पार्टनर्स के, एड्रेस प्रूफ, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड यहाँ पे भी लगेगा। रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए बिजली का बिल, करेंट बिल या टेलीफोन बिल, या 3 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं ये वाले, तो वो आप दे सकते हैं। फिर एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको यहाँ पे लगेगी। दूसरा, अगर आप रेसिडेंशियल ऑफिस सेटअप कर रहे हो, घर में ही आप कंपनी शुरू करवा रहे हो, तो रेसिडेंशियल सेटअप में रेंट एग्रीमेंट आपको लगेगा विद एनओसी एग्रीमेंट, जो अगर आपका रेंटल प्रॉपर्टी है तो फिर ओनर से आपका एनओसी लेके आना पड़ेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर खुद का है तो गैस का बिल, टेलीफोन बिल वगैरह वगैरह आप दे सकते हो। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या रहेगी, आपका भी प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में आपने नहीं सुना था कि डीएससी लगेगी, डिजिटल सिग्नेटरी सर्टिफिकेट। तो ये नॉर्मली काफ़ी सारे एंटिटीज़ है जो प्रोवाइड करता है, तो ये आपको कम से कम एक डेसिग्नेटेड डायरेक्टर जो रहेगा, जो मेन आदमी है, उसके पास तो होना ये चाहिए चाहिए। देखो अगर दूसरा आदमी है, सिर्फ नाम के लिए मैंने रखा है, मेरे बच्चों के नाम पे रख दिया या मेरे कोई भाई के नाम पे रख दिया, और वो लोग ज़्यादा काम नहीं करता है, मगर अगर आप डेसिग्नेटेड डायरेक्टर में आप भी हो तो फिर आप एक्टिवली आप अपना नाम पे डीएससी बनवा लीजिए।
और आपका डिन भी बनेगा जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा। देखो क्या होता है ना, आज के टाइम पे हर एक डायरेक्टर के एक डिन नंबर होता है और वो डिन नंबर हर एक डायरेक्टर को एक बार मिलेगा और वही डिन नंबर हर बार कंटिन्यू रहेगा। उसको अगर डीएक्टिवेट करानी है या चेंज फ्रीज करा सकते हो, डीएक्टिवेट नहीं करा सकते हो या डिलीट नहीं करा सकते हो, आपकी कंपनी की हिस्ट्री में वो हमेशा दिखेगा। और जिस भी कंपनी में आपका डिन अटैच होगा वो कंपनी के सारे डिटेल्स डेटा फ्रेश होना शुरू हो जाता है। काफ़ी बार अगर दूसरे वेबसाइट्स में बताता हूँ कैसे चेक करना है क्या करना है, तो जब भी आप वो चीज़ें चेक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो सारे डिटेल्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहली स्टेप आपको क्या करना है, पहले डीएससी ले लो, क्योंकि उसके बाद आपको डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको एलएलपी का नाम चुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एलएलपी में ना आप अपने हिसाब से नाम नहीं रख सकते। जैसे पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरी में आप अपने हिसाब से नाम रखते हैं, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि नाम अवेलेबल है या नहीं है, कहाँ पे देखना है, ये करके बताएगा। आपको सिर्फ नॉलेज रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में आपको वेबसाइट में चेक करना पड़ेगा। जो मैंने पहले भी तीसरी या चौथी वीडियो में मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ना आपको नाम देखना होगा। वो सीए आपको देख के बता देगा कि सर ये नाम अवेलेबल है नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता, वो थोड़ा आपको देख के करना पड़ेगा। उसका भी एक लिमिट होता है, 2 या 3 बार आप चेक कर सकते हो, उसके बाद आपको फीस लगना शुरू होता है। वो आप सीए से प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए। शायद 2 बार ही आपको फ्री में चेक कर सकते हो, तीसरी बार अगर आप चेक करोगे अगर नाम नहीं मिला तो आपको पैसे लगेंगे। तो फिर आपका फाइल सबमिट होगा, जो अग्रीमेंट है वो सबमिट होगा। फिर उसकी ड्राफ्ट की जो अग्रीमेंट है वो दोबारा फाइल होगी, 2-3 पोर्टल्स है उसमें फाइल हो जाएगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकल के आएगा, जो आरओसी है, एमओसी है, एमओएम है, एओ है, सो बाकी सारे सर्टिफिकेशन जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो तरफ से मिलना है वो आपको मिलेगा। तो फिर आप एक लीगल एंटिटी बन जाते हो। तो इसके बाद आप जब भी काम करते हो कोई भी लायबिलिटीज आएगी आपकी पर्सनल को नहीं छुएंगे, और आपकी कंपनी का अलग सा पैन कार्ड मिलेगा और अलग सा टैन नंबर मिलेगा, राइट। तो वो आप इनकम टैक्स के लिए या बाकी आईईसी के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कंपनीज रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है यहाँ पे कंप्लायंसेस में? देखो नॉर्मली कंपनीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है कि साल भर के लिए हमें ये चीज़ें गवर्नमेंट को सबमिट करना है। इसके खर्चे कितने कितने होते हैं ये नॉर्मली आपके इंडिविजुअल सीए बताएंगे। अगर आप हमसे काम कराना चाहते हैं तो हमारी एसोसिएटेड पार्टनर्स आपको पूरी डिटेल्स आपको दे देंगे। तो इसमें क्या रहेगा, सब फॉर्म 8 सबमिट करना पड़ेगा, ये एनुअली होगा, एंड फॉर्म 11 आपको साल भर में करना पड़ेगा। दूसरा, इनकम टैक्स आपको रेगुलरली एनुअली फाइल करनी पड़ेगी। आपका अगर स्लैब है, आपने कोई टर्नओवर नहीं किया, सर मुझे इनकम टैक्स भरना क्या? बिल्कुल भरना है, क्योंकि आपका कंपनी एक खड़ा हुआ है तो उसकी मेन कंप्लायंसेस ये है कि आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। भले ही नील भरो मगर भरा करो, राइट। तो उसके अलावा जीएसटी फाइलिंग, जो भी आप क्वार्टरली हो या मंथली स्लैबिंग में हो तो आपको ये जीएसटी फाइलिंग करना पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हो उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, ऑडिट रिक्वायरमेंट। अगर आप मान के चलो कि आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है तो ऑडिट रिपोर्ट आपको बनवाना पड़ेगा। अगर 40 लाख से नीचे है तो ऑडिट रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। या अगर आपके अकाउंट में कभी भी कोई भी बिजनेस वैल्यू, अगर आप 40 लाख से नीचे का बिजनेस है मगर एक ही बार का बिल आपका 25 लाख का निकल गया, मतलब 25 लाख का आपका एक इनवॉइस हो गया और आपका पेमेंट आ गया 25 लाख के ऊपर एक बार में, तो फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट कराना पड़ेगा। वो 40 लाख से नीचे है, पहले बोल रहे हैं 40 लाख से नीचे है तो ऑडिट रिपोर्ट ज़रूरत नहीं है, मगर साथ में साथ यही बोल रहे हैं कि अगर आपने 40 लाख का ट्रांजैक्शन से नीचे है मगर आपके एक ही बार का पेमेंट 30 लाख 25 लाख का आ गया तो फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट कराना पड़ेगा। तो ये ऑडिट रिपोर्ट कौन करेगा? आपका सीए करके देगा। तो उसमें भी आपको पर्सनली कुछ करना है नहीं, राइट। तो दूसरा यहाँ पे एट एंड अगर आपको एलएलपी करानी है, देखो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में तो अपना पर्सनल बिलोंगिंग भी कंपनी का था और कंपनी का जो है वो अपना है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे कंपनी का जो है, मेरा जो है वो कंपनी का नहीं है मगर कंपनी का जो है वो मेरा है। जब तक कंपनी में कोई बात नहीं आती तब तक आप और कंपनी साथ हो। जब कंपनी में कोई बात आ गई कि जहाँ पे कोई पेनल्टी वगैरह पे करना है, उसकी एक मिनिमल कैटेगरी रहेगी, उतना ही आपको पे करना है, उससे ज़्यादा अगर चला गया
अगर कंपनी में उतने पैसे है नहीं तो फिर आपकी कोई बिलोंगिंग्स उसमें अटैच नहीं होगी, ये ध्यान में रखो। दूसरा, यहाँ पे मेनली एलएलपी किसको सूटेबल है? जो 2 या 3 लोग फिक्स्ड है, साथ काम करना चाहते हैं, पर्सनल भी है काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज, मगर इसको अलग से चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको एलएलपी प्लान करिए। कंप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड जितना नहीं है, मगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इतने हिसाब से आप कंपनी चला सकते हो, राइट। तो इसमें रिस्क नहीं है, कॉस्टिंग नहीं है, कंप्लायंसेस थोड़ी कम है, मगर प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप से थोड़ा ज़्यादा है, मगर लायबिलिटी नहीं है। जो भी रिस्क कंपनी का आएगा वो कंपनी में रहेगा, आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। और साथ ही साथ जो भी कंप्लायंसेस मुझे साल भर में या महीने में जो फाइल करनी है वो आपको करना पड़ेगा। थोड़ी प्रोपरेटरशिप या पार्टनरशिप से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कम रहेगा। उस हिसाब से इसको बीच वाला रास्ता आप मान सकते हो। मगर अगर एक्सपर्ट के हिसाब से या मेरे हिसाब से अगर आप ये बोलोगे कि सर क्या एलएलपी कराना है एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, मत कराओ यार, कोई फ़ायदा नहीं है। कम रखना है कंप्लायंसेस तो प्रोपरेटरशिप कर लो, या 2 लोग 4 लोग मिलके कर रहे हो तो पार्टनरशिप कर लो। इतना कोई रिस्क आने मत देना। पहली भी चीज़, अगर आ भी गई थोड़ा देख लेना, क्योंकि क्या होता है ना, ये चीज़ करा के ना कोई फ़ायदा इतना मिलता नहीं है। ओवरऑल अगर एलएलपी के बारे में मेरा ओपिनियन अगर आप पूछोगे, एलएलपी मत कराओ। अगर इतना पैसा डाल ही रहे हो, या सीधा सीधा प्राइवेट लिमिटेड करा दो, ख़त्म करो। क्योंकि क्या होता है ना, सिर्फ आधे रास्ते में आके ना मैं सोचूं कि कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ करूं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। या पूरा मत करो, पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि हाँ भाई प्रोपरेटरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी है, हमें कोई टेंशन नहीं है, रिस्क आया तो आने दो, हम देख लेंगे। एक तो वो चीज़, वरना सीधा सीधा अगले में जब मारो, पूरा पैसा दे दो, सर प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी खड़ा करो, वो पूरी की पूरी वहाँ पे फैसिलिटीज रहेगी। ना यहाँ पे पैसे इकट्ठा करा सकते हो, ना यहाँ पे इक्विटी बेच सकते हो, ना कुछ और चीज़ें कर सकते हो। तो फिर इससे अच्छा आप आगे देखो या पीछे देखो। ये वाली चीज़ ना मैं एडवाइस करता हूँ, ना मैं कभी भी जिन जो भी सोचते हैं प्राइवेट एलएलपी करने के लिए, मैं नॉर्मली मना करता हूँ। ये घर जैसा ही कंपनी है, फिर इतना कंप्लाइंसेस क्यों झेलना है, फिर सीए का भी पैसे बढ़ जाते हैं, खर्चे भी बढ़ जाते हैं, तो फिर नीचे देखो फिर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसके लिए जवाब देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।